नमस्कार, कू स्टूडियो के लाइव शो चुनावी तर्क वितर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण.com के इस शो में आज जो हमारा फोकस रहेगा वो होगा 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों पर। हम इस पर विश्लेषण करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जनादेश जो जनता का है उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये जनादेश और इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा और आगे का जो राह है, रोड मैप है, वो कैसी होगी, उसके बारे में भी हम डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ स्टूडियो में करेंगे। और मेरे साथ एक खास मेहमान आज मौजूद है स्टूडियो में। आइए आपका हम परिचय कराते हैं। डॉक्टर भारती छिब्बर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन। प्रत्युष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारती जी, कल बिल्कुल क्लियर मैंडेट आ गया है, समझ में आ गया है कि जनता क्या चाहती थी, जनता का क्या झुकाव था, जनता का जो विषय थे उन्होंने क्लियर कर दिए। क्लियर मैंडेट, एक भारी बहुमत जिसे हम कह रहे हैं प्रचंड जीत के साथ भाजपा की वापसी हुई है। 4 राज्यों में टर्म 2 रिपीट किया है और विशेषकर जो यूपी में जो कयास लगाया जा रहा था वो कि नहीं आ पाएगी, जो मुद्दे थे, जो पूरी हवा थी, वो विपरीत रही और जो फैसला है, जो मैंडेट है, वो योगी सरकार के पक्ष में आया है। अब मैं बात करूंगी कि आप एनालिसिस हम कर रहे हैं कि रिजल्ट्स के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, तो क्या मायने हैं इस जीत के भारतीय जनता पार्टी में? चारों स्टेट के बारे में बात करें, फिर मैं चाहूंगी आप आम आदमी पार्टी जो पंजाब में एक भारी बहुमत, एक विजय के साथ, उन्होंने एक थंपिंग विक्ट्री के साथ एंट्री कर ली है, इनरोड्स बना लिए हैं, पंजाब में इतनी मेहनत करी थी, उस पर भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमें समझाएं कि कितने बड़े मायने हैं आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में। धन्यवाद स्मृति, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और हम ये कहेंगे कि भारतीय राजनीति की ये विशेषता है कि जितना हम आंकलन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रिजल्ट्स का, उतने ही ज़्यादा मुद्दे और विश्लेषण सामने आते जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं इस जीत की, जो ऐतिहासिक जीत है अपने आप में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की पंजाब में हो, चाहे भाजपा की 4 स्टेट्स में हो, गोवा में भी सिर्फ 1 सीट से मेजॉरिटी उनकी रह गई, लेकिन सरकार वो बनाने जा रहे हैं, ये काफ़ी स्पष्ट हो रहा है। तो अगर हम कहें कि इसमें राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों मुद्दों का कहीं ना कहीं योगदान है, तो इतने समय से जो हम बात कर रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, महिलाओं के विषय हो, जो बहुत सिमिलर हैं। जैसे बिहार में भी आपको याद होगा नीतीश ने शराबबंदी की थी और बहुत महिलाओं के वोट उन्हें मिले थे, क्योंकि एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का बंद होना और घर में पैसे आना, ये फ़ायदा हुआ था। तो वो है विडोज़ की पेंशन इत्यादि जो बढ़ाई गई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब के चलते एलपीजी इत्यादि, उज्ज्वला स्कीम, इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं नेशनल इश्यूज़ की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ नेशनल इश्यूज़ में हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा जो है उसने एक जो राष्ट्रवाद जो है उसको एक नए मायने दिए हैं। भारतीय संस्कृति की जो हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद को उन्होंने, खासकर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कनेक्ट कर पा रही है राष्ट्रवाद से और भाजपा से। जहाँ पर आप देखें तो एक तरफ डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी की बात हो रही है, शौचालय की, वही ह्यूमन डिग्निटी को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अभी जो रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ पर बहुत एक अहम पॉइंट है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि मोदी सरकार को बहुत सराहना मिली है। जिस तरह से मुझे लगता है न केवल भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय जो मूल के लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान से भी उन्होंने जो छात्रा को निकाला था, पाकिस्तान से वो उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया था। और मुझे लगता है हर वर्ग का इंसान जो उस वक्त वहाँ पे फंसा हुआ था, चाहे मैं उनके पेरेंट्स की बच्चों की बात करूँ या खुद स्टूडेंट्स की बात करूँ, एवरीवन अप्रिशिएटेड। और ये हालांकि चुनावी मुद्दा नहीं, तब तक तो वोट्स, मतदान हो चुका था, वोट्स पड़ चुके थे। प्रत्युष, आपका रिएक्शन होंगे, मतदान हो चुका था, वोट्स पड़ चुके थे, वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। और वो मुझे लगता है एक देश, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक देश का मुद्दा था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरीके से उन्होंने इंटरवीन किया, चीज़ें अपने देश के हक में उन्होंने मांगी, उन्होंने बात करी, उन्होंने सुलझाने की कोशिश करी, वो सराहनीय था। और कहीं ना कहीं जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो लोगों के दिलो दिमाग पे घर बनाती ही बनाती हैं। आप देखें स्मृति, जब ऐसी घटना होती है जहाँ पे भारतीयों की सुरक्षा का मामला दूसरे देश में होता है, आप देखें पिछले कई सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और मोदी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं अपने देशवासियों को सुरक्षित वापस लाने में, इसमें देखें तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन ये एक परसेप्शन बनता है कि भारत की सरकार, भारतीय जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कितनी सचेत है। और इसके लगातार उदाहरण हमें मिलते रहे हैं।
विपक्ष हमला करता है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, स्टेप्स नहीं ले रहे हो, सरकार पीछे है। लेकिन आप देखें इससे कई सारे इश्यूज हुए हैं जहां पे सरकार के किसी मंत्री ने कोई बयानबाजी नहीं की है, लेकिन 7-7, 8-8 मंत्री लीडर्स जाके वहां पे खुद बैठ के वो चीजों को मैनेज करते हैं। अफगानिस्तान के केस में हमने देखा, यूक्रेन के केस में भी देख रहे हैं, जहां पे मंत्री खुद चले गए। ये इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मैसेज देना होता है, वो मैसेज सरकार देती है। सबसे जरूरी विपक्ष के साथ सबसे प्रॉब्लम क्या हो गई है अभी, स्मृति मैं थोड़ा इस पर डिटेल जाना चाहूंगा कि अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं कल, ये विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दे ही नहीं बच रहे हैं। कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसपे आप सरकार को घेरने की कोशिश करें। कोई भी मुद्दा आप देखें, हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर सरकार कोई न कोई कदम उठा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं उठा रही। पहले क्या होता था कि विपक्ष इस बात का इंतजार करता था कि जनता 5 साल में नाराज हो जाएगी तो हमें ही वोट करेगी, हम ऑप्शन है और तो कोई है नहीं। अब ऐसा नहीं हो रहा। उत्तराखंड और गोवा ने दिखा दिया कि आप ऑप्शन, जो कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल अपने आप को ऑप्शन मान के बैठी है, जनता ने बोला कि आप वाले ऑप्शन से बेटर हमारे पास अभी यही ऑप्शन है, भले थोड़ी कमी रह गई, अगली बार ये डबल इंजन की सरकार बनेगी और इसको पूरा करेगी। तो आप देखिए मुद्दों की राजनीति में भी ये पिछड़ रहे हैं। सिर्फ अटैक, वर्बल अटैक और पर्सनल अटैक और मतलब लगातार सारे लीडर्स पे, प्रधानमंत्री पे आप सिर्फ अटैक करके अपनी राजनीति नहीं चला सकते। ये बहुत ही बदल गया है जनमानस भारत हिंदुस्तान का, और मत देने की प्रक्रिया, मत को समझने की प्रक्रिया सारी बदल चुकी है इसमें। और पॉलिटिकल जो दंगल है उसमें बने रहने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्युष ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप जो राजनीति है, मुद्दों की राजनीति भी अब बदल गई है, खाली वर्बल आप रेटरिक करके आप अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी अब चेंज करनी पड़ेगी, लोगों के हित के ऊपर काम करना पड़ेगा, विकास पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब मैंडेटरी है। अच्छा, आगे की राह, क्योंकि मैं पंजाब स्पेसिफिक बात करूंगी, आम आदमी पार्टी ने इनरोड्स बनाए काफ़ी अच्छी जीत के साथ, एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ उन्होंने आखिरकार पंजाब जैसे जो राज्य है उसमें एंट्री कर ली। अब आगे का रास्ता कैसा होगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली को संभालना एक अलग बात है, वो एक कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान है और किसानों के अपने मुद्दे हैं, एग्रीकल्चर मुद्दा है, वहाँ पे इश्यूज़ हैं, उनको लेकर के कितनी तैयारी अब करनी होगी आम आदमी पार्टी? स्मृति, यहाँ मैं थोड़ा आपसे समय चाहूँगी। आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं भाजपा पे भी आना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आम आदमी पार्टी पे संक्षेप में बताकर भाजपा पर आऊँगी। आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक पार्टी विदाउट बैगेज, एक क्लीन इमेज के साथ, एक एंटी करप्शन के साथ, वो मुद्दे के साथ वो आई है, और एक दिल्ली मॉडल, जैसे गुजरात मॉडल भाजपा के लिए था, उसी तरह से एक दिल्ली मॉडल पर आई है। और उनके अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो उसमें सभी बातें जो उन्होंने कही हैं, और आई थिंक उनकी तैयारी भी 2019 से शुरू हुई थी, जब उन्होंने देखा वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उसको स्टडी किया, और उसके बाद तो अब उनके मैनिफेस्टो में जिस तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है, या इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है इरिगेशन के लिए, या एक ड्रग मैनेज को समाप्त करने की बात की गई है, या दिल्ली मॉडल मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की गई है, तो इस सब पर उन्हें अब कार्य करना होगा। एजुकेशन में जो दिल्ली के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो इस सब क्षेत्र में उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो कार्य करेंगे। और साथ ही साथ जो ये ओवरऑल इलेक्शन बताता है कि आगे की, जैसे आपने कहा कैसी राजनीति होगी, तो संक्षेप में मैं 3-4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले, जो भाजपा इतनी समस्याएं थी, कोविड की समस्या थी, हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि जो ऑपोजिशन है उन्होंने घेरने का प्रयास किया, खाली इन्फ्लेशन इत्यादि के। बहुत अच्छी बात बोल रही हैं ये आप, और मुझे लगता है ये मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा नहीं था, ये वैश्विक त्रासदी थी, ये वैश्विक महामारी थी। उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार को घेरना एक पॉइंट नहीं था। मुझे उस वक्त कोई भी उस जगह पे होता, उसके ऊपर उतना ही प्रेशर, उतना ही उम्मीदें, उतना ही लोग उनके पास पहुंचते जितना कोई भी उस जगह, उस सीट पर, उस पोजीशन, उस कुर्सी पर होता। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन है, इस सब के बावजूद भी ऐसा कैसे कि भाजपा 4 स्टेट्स में वापस आई है, और वो भी वोट शेयर ज्यादा, उत्तराखंड को छोड़ के आप देखें सभी में वोट शेयर बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कैसे? तो इसमें बहुत से फैक्टर हैं जिससे मैं संक्षेप में 3-4 बताऊंगी। सबसे पहले एक मोदी वेव की जो हम बात करते हैं, डेफिनेटली वो है, खासकर उत्तराखंड में। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से योगी और मोदी मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि भाजपा जो है वहां पर ऐसा नहीं है कि एक लीडर है, वहां पर इनफाइटिंग नहीं है जैसे हमें कांग्रेस या और पार्टीज में देखने को मिली है। उसके अलावा एक हम कहेंगे जो अभी तक डेफिनेटली सोशल इश्यूज, डिवीजन आप कह लीजिए, सामाजिक, कास्ट इत्यादि आधार पर
उसके आधार पर राजनीति होती रही है। हम कहेंगे डेफिनेटली कुछ हद तक अभी भी कास्ट इशू, रिलीजन इत्यादि मैटर करते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक सिनारियो कंप्लीटली बदल दिया है। जिस तरह से उन्होंने इस डिविजिव पॉलिटिक्स को हटाकर मुद्दों की राजनीति की है, और यहाँ मुद्दों की राजनीति में हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखें तो मोदी जो है वो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की भी, वो दीनदयाल की भी बात करते हैं, वो गांधी की भी, वो अंबेडकर की भी बात करते हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पर मणिपुर में भी उनका ज्योग्राफिक आगे बढ़ा है। तो अब आप देखें तो लगभग 42% इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट को छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट्स में भाजपा है। इसमें साथ ही साथ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा है, जो अब तक एक अलग थलग था, इंक्लूसिव ग्रोथ करी है ओवरऑल इंडिया में। जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, उसको जोड़ा जा रहा है भारत से। कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाना, तो ये लोगों को जोड़ता है। इसी में एक जो उन्होंने न्यू इंडिया का कंसेप्ट दिया है, इसने इट हैज जस्ट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, यू नो, कि जहां पर हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, लेकिन साथ साथ वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग बैक टू द रूट्स आल्सो। और जब हम रूट्स की बात करते हैं तो भारत की जो ऐतिहासिक सभ्यता है, परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा उनका एक मोटो है जिसको कहीं पर भी उनके भाषण में हमेशा, चाहे कोई भी उनका लीडर हो, कोई भी उनका नेता हो, वो इस वासुधैव कुटुंबकम का जो उनका नारा है उस पे और इसमें आपने स्टिक रहते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, अभी बात करते हैं अगर यूपी की, तो रामायणा यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की है। तो गोइंग बैक टू द रूट्स, हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या आयुर्वेदा को पॉपुलर किया है, एक सॉफ्ट पावर के साथ एक हार्ड पावर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ लर्निंग फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल नॉलेज, तो जो नॉलेज हब्स बन रहे हैं, तो इसमें भी इट हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ इंडिया। एंड एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स से हटकर वोटर जो है अब एक राजनीतिक मुद्दों पर या एक नेशनलिस्ट सरकार की तरफ, क्योंकि यंगेस्ट कंट्री माना जा रहा है, तो लोगों की जो समझ है, जो लिटरेसी है, वो भी बढ़ रही है। लोगों की जो मैं कह रही हूँ समझने की जो सक्षमता है, वो भी डे बाय डे ग्रो कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। प्रत्युष, 4 राज्यों में बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। आम आदमी पार्टी की मैं बात कर चुकी हूँ भारती जी से, बीजेपी पे मैं फोकस करना चाहूँगी 4 राज्यों में। सबसे पहले यूपी में क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या जो योगी 2.0 की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को वहाँ पे फिर से एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ स्टैब्लिश करेंगे, किस तरीके से अपने वादे पूरे करेंगे, जो चीज़ें रह गई हैं, जो पॉइंट्स रह गए हैं, उनको कैसे करेंगे। उत्तराखंड में बड़ा इंटरेस्टिंग था, ट्रेंड तोड़ते हुए उन्होंने अपना एंट्री बनाई है। अब अपनी पार्टी को जोड़ करके रखना उत्तराखंड में, जो पिछले 6 महीने में लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, ऐसा ना हो, जोड़ करके रखना और एक चेहरा, भाई अपना प्रतिनिधि चुन करके एक चेहरा सामने लाना, वो कितना ज़रूरी है। और वही चीज़ मैं बात करूंगी मणिपुर और गोवा में जी, अपना दबदबा कायम रखना और चुनौतियां, दोनों विषय पे। जी स्मृति, यूपी से स्टार्ट करते हैं। कल आपने शायद देखा होगा योगी आदित्यनाथ का जो पोस्ट पोल स्पीच था कल, जो चुनाव के बाद, नतीजों के बाद की जो स्पीच थी, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपने उनका अगर अंदाज बयां सुना होगा, तो देखें कितना कॉन्फिडेंट वो रहा। एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो उनका था, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, बिल्कुल भरा हुआ था। आप देखें कि ये जो 22 का चुनाव नतीजे आए हैं, ये MY फैक्टर लोग बोलते हैं। इसमें अगर मैं उसको एक लाइन और बोलूँ तो उसको YM फैक्टर बोलूँगा, क्योंकि योगी फ्रंट में है, मोदी का सपोर्ट है, बैकअप है, और मोदी के बैकअप के बिना ये पॉसिबल भी नहीं होता। ये मैंने कल भी डिस्कशन में बोला था। बहुत ज़रूरी होता है जब आप आगे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हो और पीछे आपकी पूरी पार्टी, और पार्टी का आपका सबसे बड़ा चेहरा, जो सबसे बड़ा मैजिकल फोर्स आपके पार्टी का है, वो आपके पीछे एकदम रॉक सॉलिड तरीके से खड़ा है, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेके आता है। वो कॉन्फिडेंस उनके चुनाव कैंपेन में भी, चुनाव जीतने के बाद भी, कल के उनके स्पीच में वो क्लियरली दिख रहा था। तो मुझे नहीं लगता उनके दिमाग में वो रोड मैप है, ऐसा नहीं था। मतलब आप उनको देखे तो लगेगा नहीं कि ये उनके लिए कोई स्टॉप था, ये जस्ट एक पॉज था। उन्होंने एक पॉज लिया है और इसके बाद आगे बढ़ गए। करूंगी प्रत्युष, ऐड करूंगी इसमें कि कल जो हमारा चर्चा हो रही थी, क्योंकि इतने हमारे साथ एनालिस्ट जुड़े थे, एक और पॉइंट अमिताभ जी ने बोला था कल कि अब वो अपनी इमेज पर भी काम करेंगे, थोड़ा मेलो डाउन होने की कोशिश करेंगे, जनता के साथ जो अपना जनसंपर्क है और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो इमेज जो एक क्रिएट की गई थी कैंपेनिंग के दौरान ऑपोजिशन ने, कट्टरता को लेकर के या जिस तरीके के भाषण या बयानबाजी जो हुई थी उसको लेकर के, अब वो
वो जनसंपर्क और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी जो पर्सनालिटी पे उस पर और काम करने की कोशिश करेंगे? स्मृति, मैं इस पे पूरी 100% एग्री नहीं करता, क्योंकि उनको अपनी इमेज बदलने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी इसी इमेज को लोगों ने पसंद किया है। जो एक होता है ये भी अच्छी बात कही आपने। एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर को टफ दिखना पड़ता है, टफ बोलना पड़ता है, टफ बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप टफ नहीं बनेंगे तब तक कुछ ऐसी चीजें होती है जो हैंडल नहीं हो सकती। तो आपका व्यवहार उसके साथ जैसा है, आपके साथ उनके कई सारे भाषण सुने होंगे, एक मैं इसको उल्लेख करना चाहूंगा, कई मीम्स भी चलते हैं उसके ऊपर। उसमें मीम्स में एक ये भी है कि ये मजाक के सेंस में चलता है कि योगी को दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं। भाई कैसे आती है? तो उन्होंने एक बार बोला था कि आप जिस भाषा में बात करोगे मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। तो ये एक मीम चलता है। तो आप समझे, ये उनके एक स्ट्रॉन्ग टफ पर्सनालिटी को दिखाता है। जरूरी नहीं है उनको बदलना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बदलना इसलिए जरूरी नहीं है कि वो समय सिचुएशन के अनुसार बदलते खुद ही हैं जी, जिसको जैसे डील करना है। और अभी बड़ा स्टेट है, आप देखें कि सिचुएशन काफी अजीब रही है पहले भी। उन सारे लोगों को डील करना, फ्रॉम बुलडोजर टू बेसिक एजुकेशन, ये आप समझे कि पूरा रेंज है, महिला सुरक्षा। जी बिल्कुल। और ये सब ऐसे मुद्दे हैं ना जहाँ पे आपको यूपी ऐसे राज्य में एक बहुत ही काबिल और ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी, जो एक सन्यासी ने अपना रोल बदलकर और एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में आए और वहां पे उन्होंने 6 गेंद पे 6 छक्के मारे हैं और अगले इनिंग की तैयारी में अब लग गए हैं। जी, और बाकी के जो राज्य हैं, उत्तराखंड स्पेसिफिक भी आप उत्तराखंड की मैं बात करूंगा। उत्तराखंड में आप देखें कि मुख्यमंत्री चेहरे बदलते रहे हैं। इस बार बदला, पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे दांव खेला गया था। पार्टी जीती है, धामी ने काफी मेहनत की है, अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपनी सीट बचा नहीं पाए। लेकिन मुझे एक सिक्स सेंस लग रहा है कि पार्टी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल उन्हीं को बनाएगी, जैसे बनाए। मुझे लग रहा, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन हो सकता, क्योंकि पार्टी ने उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा है और वो कॉन्फिडेंस लोगों का लेके आए हैं। वो कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो चेहरा आप मुख्यमंत्री के, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले यूपी का स्पेसिफिक बात, मोदी मैजिक की बात करी थी, कहीं वो मैजिक मोदी प्रधानमंत्री से ही तो नहीं निकल रहा है धमी को? हालांकि नहीं, आप देखिए स्मृति, मोदी पक्का फैक्टर है, क्योंकि उत्तरांचल उत्तरकाशी में मोदी ने जितने स्टेप्स लिए हैं, वो खुद उनकी कई विजिट्स होती हैं। केदारनाथ के बारे में आपने देखा हो कितनी बार फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं, तो ये तो फैक्टर है ही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां बीजेपी प्रेजेंस है या नहीं भी है, मोदी फैक्टर हमेशा ही है और रहेगा, अभी रहेगा कुछ सालों तक। ये सारे रीजनल क्षत्रप्स हैं जिनको बोलते हैं, योगी हुए, धामी हुए या बाकी और भी सीएम से, इनको हम लोग पॉलिटिकल टर्म में रीजनल क्षत्रप्स बोलते हैं, जो एक सेंट्रल लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं अपने काम के द्वारा, अपने परफॉर्मेंस के द्वारा। तो धामी ने वो जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी बखूबी निभाई उन्होंने। ये अलग बात है क्योंकि खुद की सीट नहीं बच पाई, लेकिन उनको ये इस बात का रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। और गोवा और मणिपुर की बात करें तो गोवा में काफी टफ फाइट था, मणिपुर तो खैर एक तरफा हो गया है। गोवा में टफ फाइट था, लेकिन वहां पे मैं बोलूंगा कि जो अपोजिशन आपका कांग्रेस है, उसकी सेंट्रल लीडरशिप इतनी कमजोर हो चुकी है, उस कमजोर लीडरशिप को अब लोग भी स्वीकार करने को तैयार नहीं जी। और एक और बात मैं आपसे जोड़ता हुआ बोलूंगा कि कांग्रेस को लगता है कि उसकी सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट बीजेपी है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अपोनेंट उनका आज के डेट में आम आदमी पार्टी है। जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ेगी वहां आम आदमी पार्टी सेंध तो कांग्रेस के ही वोट बैंक में लगा रही है। अच्छा, हमारा ये जो शो है उसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि हम इसमें कूज भी दिखाते हैं, जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग कूज होते हैं दिन भर के। और इस वक्त हमारे पास मैं कह रही हूँ भरमार है कूज की, क्योंकि कल जो कुछ भी एक्शन हुआ, काउंटिंग डे, जो कुछ भी रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहला जो कू है हमारे पास वो है राकेश टिकैत का। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। किसान आंदोलन ने अपना असर दिखा दिया है। हम आशा करते हैं कि जो भी सरकारें बनी हैं वो सभी अपने अपने राज्यों में किसानों मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य करेंगी। सभी को जीत की बधाई। प्रत्युष ये उन्होंने बोला है कि किसान आंदोलन ने अपना असर दिखा दिया है। क्या असर दिखाया है किसान आंदोलन? मुझे लगता है राकेश टिकैत जी सपनों की दुनिया में अभी भी हैं, बाहर निकल नहीं पाए हैं। अगर ये असर दिखाने की बात अगर 4 राज्यों में बीजेपी और एक में आप की सरकार बनाने के साथ, तो बिल्कुल इनके सपने साकार हुए हैं। किसान आंदोलन एक अलग मुद्दा है स्मृति, किसी दिन उस पर हम लोग एक अलग डिस्कशन कर सकते हैं पूरे सिर्फ किसान आंदोलन के ऊपर। मैं एक बस छोटी सी बात इससे बोलूंगा कि किसान आंदोलन में जो लोग इन्वॉल्व थे
वो छोटे किसान नहीं थे। ये कई सारे एनालिसिस में हमने पढ़ा है, देखा है। और मैंने कल भी इस बात को बोला था और वापस आज बोलूंगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये तीनों कानून वापस लिए थे तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैंने किसान हित के लिए ये बिल लेके आया था और देश हित के लिए वापस कर रहा हूँ। उनको कुछ इंडिकेशन होगा, उन्होंने वापस किया है, अच्छी बात है। उनकी समझ पे हम सब कुछ बोल नहीं सकते, सवाल नहीं उठा सकते हैं हम। लेकिन जिस तरह से 1 साल 1.5 साल तक दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हुए, वो हम सब जानते हैं। फायदा किसके लिए था, अब वो फायदा क्या मिल रहा है या मिलने लगा है? क्योंकि आप देखें बिहार यूपी के काफी लोग पंजाब में जाके काम करते हैं जी। और चन्नी का बयान आता है कि बिहार यूपी के अगेंस्ट लोगों के अगेंस्ट उनका एक बयान आया था चुनाव से जस्ट पहले। तो आप इस तरह की बातें करेंगे, रीजनल चीजों को आप ऊपर लेके आएंगे और किसान आंदोलन में जो छोटे किसान थे उन तक आप कितनी बातें कर पाए हैं, उन तक कितनी अपनी बातें पहुंचा पाए, ये तो मुझे नहीं लगता है जी। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया सपनों की दुनिया में। जी भारती जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं जी। स्मृति जी, यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि दो बातें हैं। वो बात अलग है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और भाजपा एक जो कानून लेके आई थी वो किसानों के हित में था, लेकिन जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी तो उन्होंने जो वापस लिया तो ये भी एक तरह से पारदर्शिता, एक तरह से उनकी रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है कि उन्होंने इस तरह का समय था, इस तरह के वहाँ पर आंकलन लगाए गए तो उन्होंने उसे वापस लिया। तो ये भी बीजेपी को और मोदी सरकार को एक पॉजिटिव लाइट में ही दिखाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने देखा होगा कि एक जो इमेज की उनकी अभी बात हो रही थी कि वो 18 घंटे कार्य करते हैं देश के लिए, तो ये एक पॉजिटिव इमेज। साथ ही साथ आप देखें मिनिस्टर्स जो हैं, अगर कोई मिनिस्टर या कोई पोर्टफोलियो में वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते तो जिस तरह से बदलाव होता है, रीशफल होता है, तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल ये चीज देखी गई है। अच्छा, अगले coup पे नजर डालते हैं। ये coup है कांग्रेस का। अंशु अवस्थी कहते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, कमान सीधे सीधे अपने हाथों में लीजिए और जो जिम्मेदार है उन पर कार्यवाही कीजिए। जिन्होंने आपके और लाखों कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ा। कांग्रेस हमारे और आपके लिए सिर्फ पार्टी नहीं परिवार है, इसलिए अपने नेता से कहने का मेरा अधिकार है। भारती जी, आपका रिएक्शन लूंगी क्योंकि अब प्रियंका गांधी ऐसा चेहरा जो पूरा कैंपेन 5 राज्यों में उन्होंने दमखम लगाया, कांग्रेस ने बहुत कोशिश करी, ज़मीनी स्तर पर लोगों से भी कनेक्शन बनाने का उनका प्रयास था। 6-7 महीने पहले कैंपेनिंग शुरू करना या लोगों से जनसंपर्क साधना, कम्युनिकेशन बनाना काम नहीं आया। ये काम आता भी नहीं, मैं ये कहूँगी स्मृति जी। देखिए, जिसे हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जनता बहुत इंटेलिजेंट है, अवेयर है, वो जानती है कि कौन कुछ महीने पहले सिर्फ वोट के लिए हमारे पास आए हैं और कौन इतने सालों से कार्य कर रहे हैं। दूसरा, फिर अगर हम परिवारवाद की बात करेंगे तो घूम फिर के वही जो जनता ने एक मोनार्की को नकारा है, हम उसी पर जा रहे हैं। तो आई थिंक कांग्रेस को हम जो बार बार बात कह रहे हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करना है और दे हैव टू कम विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। ये वही बात है स्मृति जो हम ये कहें कि एक वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है और कांग्रेस एक वायबल ऑल्टरनेटिव प्रूव नहीं हो रही है। फिर चाहे वो सेंटर में हो, जैसे अब कल बात हुई, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा मोदी जी का जो उन्होंने एक व्याख्यान दिया या एक विक्ट्री आप कह सकते हैं, तो उसमें 2024 की बात हो रही है। तो सिर्फ 2 साल हैं, कोई भी पार्टी, चाहे इवन आम आदमी पार्टी, 2 साल में ऐसा कुछ कमाल नहीं कर सकती है कि वो बीजेपी को टक्कर दे। अगर दे तो कुछ समय लगेगा, तब उनको तैयारी करनी होगी। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना, फिर चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था, एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्युष एक भी बहुत अच्छी बात कहते हैं हर शो में हमसे कि जनता 1-2 महीने पहले अपना मत नहीं बनाती है, मन नहीं बनाती है, ये काफ़ी समय पहले बना चुकी होती है। जो कुछ भी ज़मीनी स्तर पे हो रहा होता है, सरकार जो कुछ भी कर रही होती है, उसको ले करके उसका मन पहले ही बन जाता है। बस हाँ, ये है कि फ्लोटिंग वोटर्स हालांकि बहुत कम, जो कि प्रत्युष बोलते रहते हैं, होते हैं, बट हाँ जो आखिरी मोमेंट पे मोहर उसी को लगाती है जिसका उसने मन बहुत साल पहले या बहुत महीनों पहले बना दिया होता है। एक और इंटरेस्टिंग हमारे पास coup है, पीयूष गोयल का है। मैं आज भी यही कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था कि 2017 के नतीजों ने 2019 के नतीजे तय किए थे। मैं मानता हूं कि इस बार भी वो यही कहेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय किए थे। ये एक इंटरेस्टिंग coup है, हालांकि सरकार की ओर से ये coup आ रहा है। ये कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। और प्रत्युष, आप ही से मैं ये रिएक्शन लूँगी कि
2024 की तैयारी तो शुरू कर दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं, हिमाचल और गुजरात में अगला इलेक्शन चुनाव है और दिसंबर में जो चुनाव है उसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी से स्ट्रैटेजी अगर बात करी जाए तो बीजेपी बहुत पहले से काम करना शुरू कर देती है, जिस तरीके से अभी भारती जी भी बता रही थी, तो गलत नहीं है वैसे देखा जाए। बीजेपी जो पार्टी है और बीजेपी की जो सरकार है, दोनों बिल्कुल पैरेलल और एक तरह से काम करती है। बीजेपी एज अ पार्टी हर दिन हर घंटे चुनाव मोड में रहती है, वो चुनाव की तैयारियां कर रही होती है पहले से ही। पार्टी तैयारी में लगी हुई है, सरकार अपना काम कर रही है। दोनों का जब मिलान जहां होना होता है, जिस समय होना होता है, वो हो जाता है। 24 की तैयारी जो है वो शुरू है स्मृति, ये शुरू है। और कल ये जो पीयूष गोयल का जो पोस्ट था, ये बेसिकली इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात को ही रखा है, जो मोदी ने कल स्पीच में बोला था। उन्होंने ये बोला था कि 17 में ऐसा बोला गया था कि 19 की दिशा तय हो गई है, वैसे ही 22 में बोला जाएगा, एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि 24 की दिशा तय हो गई है। ये उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया है। हालांकि पॉलिटिकल अपोनेंट एक्सपर्ट जो हैं जो इनसे एग्री नहीं करते, उन्होंने बोला है कि ये सब फ्रेंजी है, ऐसा होता नहीं है, नेशनल मुद्दे चलते हैं, वो अलग बात है, मुद्दे चलते हैं, बट हाँ एक परसेप्शन, एक तैयारी, एक रोड मैप तैयार हो जाता है। तो बीजेपी ने अपना रोड मैप जो है वो पहले दिन से उस पर काम कर रही है जी। अच्छा, एक और को है हमारे पास भगवंत मान। मुझे लगता है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जिस तरीके से खुशियां मना रही है, जिस तरीके से अपने जीत को पंजाब में लेकर के चल रही है, भगवंत मान बहुत खुश हैं। कल पार्टी का जिस तरीके से आओ भाव और जिस तरीके से जो यूफोरिया था उसे देखते हुए भगवान को भी धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों ना दें भाई, बहुत मेहनत करी, आखिरकार जो उस चीज़ के पीछे कोशिश में लगे हुए थे वो चीज़ आखिरकार अचीव कर ली। क्लोजिंग रिमार्क्स लूँगी मैं आप दोनों से, पंजाब और भगवंत मान और आम आदमी पार्टी। स्मृति, हम ये कहेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी को ऑफ कोर्स पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है एंड आगे वो किस प्रकार से कार्य करते हैं ये निकट भविष्य में हमें पता चलेगा। प्रॉमिसेस उनकी हैं, हो सकता है उनका दिल्ली मॉडल वहाँ भी सफल हो, लेकिन जो एक बार बार एक बात आ रही है कि एक ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी या ऑल्टरनेटिव टू द नेशनल गवर्नमेंट, उसमें कल जैसे हम बात कर रहे थे तो कुछ और जो है उन्होंने ये कहा था कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज को मिलकर बीजेपी को हराना है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि ऑपोजिशन पार्टीज मिलती है सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी को हराएगी, जनता वोट नहीं देगी। जनता समझती है कि आप सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए साथ में आए हैं, आपको मुद्दों की राजनीति लड़नी होगी और आपको स्वयं को बेहतर करके दिखाना होगा, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, तभी जनता आपको वोट देगी। प्रत्युष, आपका भी मैं रिएक्शन ले लूंगी। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी का पूरा पंजाब यूनिट और उनकी सेंट्रल लीडरशिप, जिसमें केजरीवाल एक मजबूत स्तंभ हैं, सेंटर फोर्स हैं। काफ़ी चैलेंजेस होंगे इनके लिए। अभी तो खैर ये 5-6 दिन, एक सप्ताह ये सारी चीज़ें चलेंगी। इसके बाद जब सरकार बनाने की तैयारी और सरकार चलाने की तैयारी शुरू होगी तो चैलेंजेस सामने आएंगे, क्योंकि पंजाब में काफ़ी इश्यूज़ हैं। मैं बस एक बात से अपनी बात रखना चाहूँगा स्मृति की, कोशिश करें आम आदमी पार्टी कि उनकी सरकार जो है वो पंजाब की राजधानी से चले, दिल्ली से ना चले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बहुत अच्छी बात गई। जाते जाते जो क्लोजिंग रिमार्क्स थे बड़े पावरफुल थे आप के प्रत्युष। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। प्रत्युष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने व्यूअर्स से यही कहेंगे कि हर दिन हम आपके लिए इस तरीके के डिस्कशंस, डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आते हैं। कल भी मौजूद होंगे आपके साथ। आप बने रहिए मेरे साथ तब तक, कल तक, जब तक हमारी मुलाकात होती है। आप देखते रहिए जो कुछ भी हम आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग दिखा रहे हैं, ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। जो कुछ भी आपकी मंशा है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, हमें हैशटैग इस्तेमाल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।